Hello everyone, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and you are watching पंचतंत्र सीरीज। इसमें हम डेली यूपीएससी के 5 जीएस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। सो कैन यू क्रैक देम? लेट्स सी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम ओशियानिक करंट्स और उससे एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहली हमारी करंट है कैनरी करंट, और सेकंड बेंगुएला करंट, थर्ड अगुलास, और फोर्थ है आपकी ओएशियो करंट। तो कैनरी करंट क्या आपकी फ्रेंड्स वार्म करंट होती है? अगर वार्म करंट होती है तो आप ये याद रखिए कि जो वार्म करंट होती है वो आपकी हैवी रेनफॉल कराती है। लेकिन क्या आपकी कैनरी करंट वार्म करंट होती है? वार्म करंट नहीं होती, कैनरी करंट होती है हमारी कोल्ड करंट। यहाँ पर सही बात लिखी गई है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ही आपकी फ़्लो करती है। कौन सी? कैनरी करंट। ये लोकेशन है आपकी कैनरी करंट की। और एक कोल्ड करंट होती है। कोल्ड करंट की एक खासियत होती है कि वे आपकी बारिश नहीं कराती है, ठीक, बारिश नहीं कराती है। और उसके कोल्ड करंट के एसोसिएटेड जो आपकी कोस्ट लाइन होती है उसके पास हमेशा डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका? डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, ये दिमाग में रखना है। तो कैनरी करंट वाला ऑप्शन आपका है गलत, ठीक है। अगली दिया गया है बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट कोल्ड करंट, हाँ जी कोल्ड करंट तो बेंगुएला करंट होती है आपकी। कॉजिंग कोस्टल एरिडिटी इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। जी हाँ जी, कोस्टल एरिडिटी भी फॉर्म करता है और ये आपके साउथ वेस्ट अफ्रीका में लाई करती है। आइए देखते हैं इसकी लोकेशन। ये आपकी बेंगुएला करंट है, कोल्ड करंट है, मतलब यहाँ पर एरिड रीजन होगा, और ये आपकी साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में लाई करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। थर्ड आपका दे रखा है अघुलास करंट, ठीक है। अघुलास करंट की बात करी गई है, कोल्ड करंट फ्लोइंग अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। आइए देखते हैं अघुलास करंट की लोकेशन। अघुलास करंट आपकी यहाँ लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है ये कोल्ड करंट है, नहीं जी, ये आपकी होती है वार्म करंट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिख रखा है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, नहीं, ये आपकी ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे लाई करती है, ठीक है। ये आपकी अघुलास करंट की लोकेशन है और होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगली जो हमारी करंट देखी ओएशियो करंट, यहाँ पर लिखा है ओएशियो आपकी वार्म करंट होती है, इंक्रीजिंग इवेपोरेशन नियर जापान। आपकी जो ओएशियो करंट होती है ये आपकी कोल्ड करंट होती है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी ओएशियो करंट और ये कोल्ड करंट होती है आपकी जापान के पास। अगर यहाँ पर कुरोशियो दे रखा होता तो आपका ऑप्शन सही होता कि हाँ जी वो आपकी वार्म करंट है, लेकिन ओएशियो आपकी कौन सी करंट है? कोल्ड करंट है। तो इसमें अगर आपको सिर्फ करंट्स के बारे में नॉलेज है कि वो आपकी वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है, तो महज उससे जानने से आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, ये दिमाग लगाना है। क्योंकि उसकी लोकेशन अगर आपको नहीं पता है, अलग अलग जो आपकी करंट है उसकी लोकेशन अगर ढंग से नहीं पता है कि वेस्ट में लाई करता है, ईस्ट में लाई करता है, कहाँ लाई करती है, तब तक क्वेश्चन में आपको ट्रैप कर सकता है यूपीएससी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि स्टेटमेंट क्या दे रखी है और मैप पे ज़रा कमांड कर लीजिएगा, ठीक है। मैप से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा A1, सिर्फ एक आपका पेयर सही है। कौन सा है? बेंगुएला करंट का। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेस्ड है हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पीछे दे रखा था पेयर्स के ऊपर क्वेश्चन। कौन कौन से पेयर आपके सही है बताने हैं आपके। आर्टिकल नंबर 356 यहाँ पर दे रखा है कि ये फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। नहीं जी, आपको याद रखना है कि 3 आर्टिकल आपको दिमाग में रखने हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 आपका डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, 356 आपका डील करता है किससे? प्रेसिडेंट रूल से, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड होता है। और 360 आपकी कौन सी होती है? ये आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर गिवन है आर्टिकल 356, तो आर्टिकल 356 आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं होती है। वो कौन सी होती है? ये होती है आपके प्रेसिडेंट रूल से, ठीक। आर्टिकल 360 यहाँ पर गिवन है, 360 कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट से, तो ये गलत है। ये आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, दोनों इंटरचेंज कर दी गई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इसमें गलत है, सेकंड भी गलत है। थर्ड में कहा गया है आर्टिकल 368, आर्टिकल नंबर 368 आपके अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 324 यहाँ पर गिवन है,
324 यहाँ पर कहा गया है कि ये डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड होता है, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल नंबर जो 324 होता है ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होता है। किससे होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है A1 से, मतलब एक ही पेयर आपका सही है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। आर्टिकल्स के ऊपर भी कमांड कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़ा आसान था लेकिन समझना आपके लिए जरूरी था, मैंने डाल दिया था। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और इससे क्या मीनिंग होते हैं, अगर आपको ढंग से पता होगा तो ये क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यहाँ पर गिवन है कि जो आपका स्टैगफ्लेशन है वो हाई ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन। तो क्या स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन ये होती है? स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन आपकी होती है कि स्टैगफ्लेशन में आपका क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन तो होता है, आपका हाई इन्फ्लेशन तो स्टैगफ्लेशन में होता है, लेकिन ग्रोथ हाई नहीं होती है। ठीक, हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी? हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपके हाई इन्फ्लेशन होता है, ये स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको स्टैगफ्लेशन समझ आया होगा। ठीक, नेक्स्ट जो आपको दे रखा है डिफ्लेशन, यहाँ पर डिफ्लेशन दिया गया है फॉल इन जनरल प्राइसेस। तो हाँ जी, जो आपका डिफ्लेशन होता है इसका मतलब यही होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्राइस का लेवल गिरना। ठीक है, तो उसे कहलाता है आपका फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, डिफ्लेशन कहलाता है। तो ये सही दे रखा है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन आपका होता है किसी चीज़ के दाम बढ़ने, इसको आम भाषा में इन्फ्लेशन कहा जाता है। थर्ड जो आपका दे रखा है ये फिस्कल डेफिसिट की बात करता है। लिखा गया है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। तो ये क्या आपका फिस्कल डेफिसिट की एग्जांपल है? नहीं जी। फिस्कल डेफिसिट आपका क्या होता है कि जब आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। ठीक है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से अगर उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। होपफुली आपको पता होगा ये। ठीक है, तो ये इसका रिलेटेड मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक, अगला जो आपको दे रखा है करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस की बात करेंगे। यहाँ पर गिवन है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। ये गलत है। ये क्या था? ये इसकी डेफिनेशन है फिस्कल डेफिसिट की। ठीक है, तो करंट अकाउंट सरप्लस आपका होता है जब आपके एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा होते हैं। किससे? इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो उससे कहलाता है आपका करंट अकाउंट सरप्लस। यानी कि ये चीज़ जो गिवन है, दोनों ऑप्शन इंटरचेंज कर दिए गए हैं, तो ये भी आपका गलत है। स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पर आपकी गलत दे रखी है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका A1। सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी गलत है, सही है, सॉरी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड आपकी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट के ऊपर की कमांड अच्छे से होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे कि स्टैगफ्लेशन क्या था, अगर इसके बारे में बेसिक आइडिया था तो आप क्वेश्चन आराम से डील कर सकते थे। ठीक है, तो हर चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डील करता है इंडियन हिस्ट्री से। कुछ आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ दे रखे हैं और उनसे एसोसिएटेड कुछ मूवमेंट्स दे रखे हैं, तो होपफुली देखते हैं कि आपको कितने सही होते हैं। तो होम रूल मूवमेंट की यहाँ बात करी गई है। क्या होम रूल मूवमेंट आपके महात्मा गांधी जी ने किया था? नहीं जी, ये आपका गलत है, क्योंकि होम रूल मूवमेंट आपके दो लोगों ने किया था। किन्होंने किया था? एक आपका एनी बेसेंट ने किया था और सेकंड है आपके तिलक। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलकर आपके होम रूल मूवमेंट की स्टार्ट करी थी। महात्मा गांधी जी ने आपके होम रूल मूवमेंट की शुरुआत नहीं करी थी, ना ही ये इससे एसोसिएटेड। ठीक है, और डांडी मार्च की बात करी गई है। डांडी मार्च यहाँ सुभाष चंद्र बोस लिखा था? नहीं जी, डांडी मार्च तो फेमस है कि ये आपके महात्मा गांधी जी ने करी थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा, क्वेश्चन आसान है भी, लेकिन आप क्वेश्चन का नेचर समझिए। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पेयर सही है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कई बार हम देख लेते हैं कि हाँ जी ये सही है, बट टिक करके आ गए, लेकिन आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है कि कौन कौन से पेयर सही हैं। ठीक है, अगला दिया गया है कि कैबिनेट मिशन प्लान।
अब यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान की बात करी गई है, इसके साथ साथ क्रिप्स दिया गया है। नहीं जी, कैबिनेट मिशन प्लान जो आपका था ये आपके 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आया था, एक ब्रिटिश डेलीगेशन के साथ, ठीक है, ब्रिटिश डेलीगेशन ने इसे लाया था। क्रिप्स मिशन से इससे कोई रिलेशन नहीं था, ये आपको दिमाग रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान का इससे कोई रिलेशन नहीं था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया है। अब तक आपकी तीनों गलत हो चुकी हैं। अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट फेलर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो हाँ जी, ये आपको याद रखना है कि जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, जब आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया था उसके बाद ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही लाया गया था। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको क्या है कि ऊपर में से सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी, वो है फोर्थ। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी आसान लगा होगा और आपका क्वेश्चन सही भी हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। द लास्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन जनरल साइंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। देखिए कौन कौन से सही होते हैं। मायोपिया यहाँ पर दिया गया है। मायोपिया का मतलब यहाँ बताया गया है कि इमेज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। आपको याद रखना है कि मायोपिया में जो आपकी इमेज होती है ये रेटिना से आगे गिर जाती है, ठीक है, पीछे नहीं जाती है। रेटिना से पीछे नहीं जाती है बल्कि रेटिना के आगे आपकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो इसका मतलब ये गलत है। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि पास की चीज़ें तो हमें ढंग से दिखती हैं लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो हमें ढंग से दिखती नहीं है, ठीक, ये होता है मायोपिया आपका। तो मायोपिया में इमेज आपके रेटिना के आगे बनती है ना कि रेटिना के पीछे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक। सेकंड चीज़ आपकी दे रखी है, ये आपके किसकी, एक आपकी मायोपिया होता है, एक आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक। तो ये आपका हाइपरमेट्रोपिया का केस है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या ये आपके वैक्यूम में अकर करता है? नहीं जी, आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये आपका डेंसर से रेयरर मीडियम में जब कोई चीज़ जाती है तब अकर करता है, ठीक है। डेंसर से रेयरर, याद रखना है, रेयरर से डेंसर नहीं बल्कि डेंसर से रेयरर जब जाएगी तभी आपका TIR का फॉर्मेशन होगा। वैक्यूम में ये कभी नहीं होगा, ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाती है। थर्ड इज गिवन फोटोसिंथेसिस। इसमें किया गया है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। थोड़ी सी गलती, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए गए थे। अगर आपका यहाँ पर लिखा होता लाइट से केमिकल एनर्जी तब ये बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी की बात करी गई है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ गलत होती है। दिमाग में रखना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसमें आपकी लाइट से केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना कि आपकी केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कमिंग टू फोर्थ, इसमें दिया गया है ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मूवमेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपका सही है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये होता है आपके ऑस्मोसिस में। रिवर्स में क्या होता है, अच्छा सॉल्वेंट में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट होता है आपके लो कंसंट्रेशन की ओर, तो ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर RO जो आपके घर पे भी लगा होता है, इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आपका मूवमेंट होता है। किसका होता है, सॉल्वेंट का, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की यहाँ पर डेफिनेशन या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है बिल्कुल सही दे गए उन्हें। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है आपका ओनली वन ऑफ द गिवन अबव पेयर इज करेक्ट, ठीक है, वो है आपका फोर्थ पेयर ऑस्मोसिस के ऊपर। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो पांचों क्वेश्चन इस प्रकार हमने कर लिए। जय हिंद फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और थोड़ा आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी चैनल पे पंचतंत्र सीरीज हमने कंटिन्यू कर रखी है जो आपको विजिट करनी चाहिए। उसमें हमने 5-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो वो भी आपको देखने चाहिए। ये आपकी तैयारी में माइलस्टोन साबित करेंगे, ठीक है। और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा और ऐसी पंचतंत्र सीरीज हम कंटिन्यू रोज़ करते हैं, ठीक है। तो रोज़ शाम को 5 बजे मैं वीडियो डालता हूँ, तो ज़रूर आप लोग देखिए उसे और ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा
वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो होपफुली ये सब कुछ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।